हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे थर्ड यूनिट के यानी कि इंडियन प्लानिंग के क्वेश्चंस नंबर 1 to 10। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज़ के अंडर, जहां पे हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं फ्रॉम 1995 टू 2018। तो जो पहले हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उनके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 27 डिस्कस किए थे फॉर द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, और वो पहले 2 चैप्टर्स थे इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दिस इज द फोर्थ लेक्चर। तो पहले 3 लेक्चर्स आपने ज़रूर देखने हैं, वहीं से हमने स्टार्टिंग करी थी। उन 2 चैप्टर्स को समझे बिना आपने थर्ड चैप्टर के ऊपर नहीं आना, बिकॉज हमने इन चैप्टर्स को जो 1 से 10 है एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी नहीं देखी हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की जो 3 वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। पहले उन 2 चैप्टर्स की आप वीडियोज़ को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं? एक तो आपका प्लानिंग का कवर होता है कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग, उसके बाद प्लानिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, स्पेसिफिकली द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आज के जो 10 क्वेश्चन है वो आपके टाइप्स ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, स्पेसिफिकली द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। इस चैप्टर से अराउंड 15 क्वेश्चंस और हैं, तो टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो हमें आज डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी करवाना चाहता हूँ प्लानिंग चैप्टर की, बिकॉज टाइम एंड अगेन मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि हमारी इस सीरीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है, बल्कि उन क्वेश्चंस के अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करना, ताकि एक तरीके से आपकी पूरी इकोनॉमी रिवाइज हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आए इन चैप्टर से, पूरी इकोनॉमी से, वो आपका गलत ना हो। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 उठाएंगे, राइट। तो जो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है वो है कि प्लानिंग क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है। आपने बहुत सारी टर्म्स सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जैसे कि कमांड प्लानिंग है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, नेशनल प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, रीजनल प्लानिंग है, राइट। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं, राइट। आप बुक्स से भी पढ़ेंगे तो भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो आज हम वंस एंड फॉर ऑल इन सब टर्म्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे, ताकि इन टर्म्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल सही यूज करें। इन टर्म्स के ऊपर अगर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो हम उसको सही तरीके से सॉल्व करें, और इन टर्म्स को हम मेंस के अंदर भी अपने आंसर्स के अंदर बिल्कुल सही यूज करें, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्लानिंग। आप मुझे बताइए कि आप अपनी जिंदगी के अंदर, आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर कितनी बार कितनी सारी चीजें प्लान करते हो। अगर आपने सही टाइम के ऊपर कोचिंग में पहुंचना है तो भी आप अपने टाइम को प्लान करते हो। अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो भी आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान करते हो। अगर आपने कहीं घूमने जाना है तो भी आप अपनी रूट को प्लान करते हो, अपने डेज को प्लान करते हो। तो प्लानिंग हर कोई इंसान, हर बॉडी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं करती ही करती है। क्यों करनी पड़ती है प्लानिंग? बिकॉज सबसे इसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल वो तो लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारे पास हमारी नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी नीड्स एंड डिजायर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, कहीं ना कहीं हमें उन रिसोर्सेज को, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, राशन करना पड़ेगा, बजट करना पड़ेगा, सूटेबली डिवाइड करना पड़ेगा उन नीड्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज को हमने डिवाइड करना है, इसी चीज को तो प्लानिंग बोलते हैं, राइट। तो प्लानिंग इन द जनरल सेंस इसकी डेफिनेशन क्या है कि हमने कुछ गोल्स को डिसाइड करना है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज यूज करने हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लानिंग। दैट इज, प्लानिंग इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ अचीविंग वेल डिफाइंड गोल्स बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, राइट। तो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वो लिमिटेड है, उनको हमने यूज करना है, हमने एक गोल सेट करना है, वो गोल वेल डिफाइंड होना चाहिए, और उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमने गोल्स को, जो हमारे वेल डिफाइंड गोल्स हैं, उनको हमने अचीव करना है। इसी को प्लानिंग बोलते हैं, राइट। सेकेंड चीज आपने जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग स्पेसिफिकली है, एक तो प्लानिंग जनरल टर्म हो गई, सेकंड हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जो थ्योरीज हैं, डेफिनेशंस हैं, वो इवॉल्व की हैं फ्रॉम प्रैक्टिस। तो पहले प्लानिंग हो गई इन प्रैक्टिस, उसके बाद रिसर्चर्स ने, थ्योरिस्ट ने उस प्रैक्टिस को स्टडी किया और बाद में डेफिनेशंस इवॉल्व की, राइट। तो अगर हम नेशनल प्लानिंग की बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात करें, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात करें, ये सारी डेफिनेशंस बाद में इवॉल्व हुई हैं, पहले वो अप्लाई हो चुकी थी, उसके बाद थ्योरिस्ट ने उनको डिफाइन किया, राइट। तो जो आइडिया ऑफ प्लानिंग है वो पहले इमर्ज हुआ अपने अप्लाइड फॉर्म के अंदर, कि पहले नेशंस ने, रीजनल बॉडीज ने प्लानिंग कर दी, उसके बाद
उस की हुई प्लानिंग को स्टडी करते हुए हमने डेफिनेशंस इन्वॉल्व करी कि भाई जो आपने प्लानिंग कर दी है, क्या नेशनल प्लानिंग है, क्या रीजनल प्लानिंग है, क्या ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, क्या सेंट्रलाइज प्लानिंग है, तो वो सारी टर्म्स बाद में हमारी पैदा हुई हैं। अब हमें ये चीज जाननी है कि प्लानिंग इन जनरल सेंस तो हमें समझ में आ गया कि क्या होती है, लेकिन हमारा जो स्कोप ऑफ दिस यूनिट है या हमारा पेपर का जो स्कोप है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ लिंक्ड है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, राइट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं मेजर मेजर, इनको कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा और किसके लिए डिसाइड करेगा, राइट। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन बनी, एच.डी. डिकिंसन है जिन्होंने डेफिनेशन दी थी, और ये बहुत एक्सेप्टेड डेफिनेशन मानी जाती है। इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। कौन से डिसीजंस? व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस्ड, टू whom इट इज टू बी एलोकेटेड, ऑन व्हाट प्रिंसिपल, क्या नीड बेस्ड एलोकेशन करनी है, क्या प्राइस के बेसिस पे एलोकेशन करनी है, और कौन सी बॉडी ये सब चीजें डिसाइड करेगी और किस बेसिस पर डिसाइड करेगी, ये सब चीजें डिसाइड करती है आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग। एक और डेफिनेशन है जो हमारी बॉडी प्लानिंग कमीशन जो पहले एग्जिस्ट करती थी, अब तो नीति आयोग ने उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने एक डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक प्लानिंग की। वो क्या थी? द एक्सेप्टेंस ऑफ अ क्लियरली डिफाइंड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगेन क्लियरली डिफाइंड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ कि आपके गोल्स जो हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो एक्सेप्टेंस ऑफ अ क्लियरली डिफाइंड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स इन विच टू फ्रेम द ओवरऑल पॉलिसीज, कि आपके पास जो पहले आप गोल्स डिसाइड कर रहे हो अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने नेशन के लिए, पहले तो वो उनको एक्सेप्ट करोगे, उनके बेसिस पर आप अपने देश की पॉलिसीज को डिजाइन करोगे, फ्रेम करोगे, प्लस एक स्ट्रैटेजी बनाओगे ताकि जो हमने एंड्स अपने दिमाग में सोचे हैं, जो हमने गोल्स अपने दिमाग में सोचे हैं, वो हमारे रियलाइज हो जाएं। तो ये डेफिनेशन आपकी दी थी प्लानिंग कमीशन ने। अगर मैं प्लानिंग को बिल्कुल तोड़ दूं, इकोनॉमिक प्लानिंग को, तो आपके सामने ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट बनता है। सी, इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है कि आपके पास वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए। सबसे पहले आपने गोल्स को बनाना है, और गोल्स सिर्फ वे गोल्स नहीं होने चाहिए, गोल्स आपके बहुत डिफाइंड होने चाहिए, कंक्रीट गोल्स होने चाहिए। बिकॉज अगर आपके गोल्स वेग होंगे तो उनको मॉनिटर करना, और अगर मॉनिटरिंग हमने कर लिया और देखा कि यार गोल तो अचीव नहीं हो रहा, तो अकाउंटेबिलिटी को प्लेस करना वो हमारे से नहीं हो पाएगा जब तक कि गोल हमारा बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक गोल डिफाइन करूं कि अगले 2 सालों के अंदर हमने एक नेशन के अंदर 2000 किलोमीटर सड़क बनानी है, तो यह हुआ कि 2 साल के अंदर 2000 किलोमीटर सड़क बनानी है, यह एक बिल्कुल वेल डिफाइंड गोल हो गया। अगर मैं बोलूं कि हमने अपना रोड नेटवर्क एक्सपैंड करना अगले 2 सालों के अंदर, यहां पर क्या हुआ, ऑल दो मैंने टाइम लिमिट तो लगा दी कि 2 सालों के अंदर करना है, लेकिन रोड नेटवर्क एक्सपैंड करना है। इससे मुझे यह नहीं पता चला कि कितना एक्सपैंड करना है, 200 किलोमीटर करना है, 2 किलोमीटर करना है, 1.5 किलोमीटर करना है, लाख किलोमीटर करना है, कितना करना है। इसलिए यह बहुत जरूरी है सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर, कि आपके सामने सबसे पहले आप क्या बनाओगे, वेल डिफाइंड गोल्स बनाओगे। वो बॉडी जो कि उस नेशन के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही है वो सबसे पहले वेल डिफाइंड गोल्स बनाएगी। वो जो वेल डिफाइंड गोल्स हैं उसके लिए अगले जो क्वेश्चंस खड़े होते हैं वो क्या होते हैं कि उन गोल्स को कौन बनाएगा। क्या कोई डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाएगी, क्या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाएगी, क्या पंचायती राज सिस्टम बनाएगा, क्या प्लानिंग कमीशन बनाएगा, क्या स्टेट के लेवल के ऊपर बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो खड़ा होता है गोल्स के लिए वो है कि हु शैल सेट द गोल्स। एक और क्वेश्चन जो खड़ा होगा गोल्स के लिए वो क्या होगा कि गोल्स जो बनेंगे, जो वेल डिफाइंड होंगे, उनको कैसे सेट किया जाएगा, हाउ शैल द गोल्स बी सेट। क्या कंसल्टेटिव प्रोसेस होगा, क्या इंक्लूसिव प्रोसेस होगा, क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, क्या हिटलर की तरह हम बिल्कुल ऑटोक्रेटिक प्रोसेस लेंगे कि भाई यही गोल है, राइट। ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने गोल्स तो बना लिए, लेकिन गोल्स को कैसे बनाया जाएगा और गोल्स को कौन सेट करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज गोल्स को लेके क्या है कि जो गोल्स बनाए जा रहे हैं क्या वो पूरी इकोनॉमी के लिए बनाए जाएंगे या एक पार्ट के लिए बनाए जाएंगे, क्या पूरे नेशन के लिए बनाए जाएंगे या किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, सब सेक्टर के लिए बनाए जाएंगे। मतलब कि आपकी पूरी इकोनॉमी के लिए भी गोल्स बनने पॉसिबल है, एग्जांपल के तौर पे कि पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है या जीडीपी जो है वो 4% बढ़ जाए, ये आपका पूरी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ बन गई। आप ये भी बना सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने सिर्फ ये गोल बनाया कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर 3% ग्रो करे, मुझे बाकी इकोनॉमी के साथ लेना देना नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो गोल्स बनेंगे वो क्या पूरी इकोनॉमी के लिए बनेंगे या उसके एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए बनेंगे। तो जब आपके ये 3 क्वेश्चंस आंसर होते हैं तब आपके सामने बिल्कुल वेल डिफाइंड गोल्स बनते हैं कि जो गोल्स बन रहे हैं वो कौन सेट करेगा, वो कैसे सेट होंगे और वो किस एरिया के लिए सेट होंगे, क्या वो पूरी इकोनॉमी के लिए सेट होंगे या वो उसके एक पार्ट के लिए सेट किए जाएंगे। एक बार आपने अपने गोल सेट कर दिए,
उसके बाद क्या चाहिए आपको उनकी गोल्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो टेक्निकल भी हो सकते हैं, वो मिनरल भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन भी हो सकते हैं। तो जब आपने एक बार गोल डिसाइड कर लिया उसके बाद आपको असेसमेंट करनी पड़ेगी कि मैंने यार गोल तो बना लिया, लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कितने कितने चाहिए, क्या मेरे पास, क्या उस नेशन के पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस वेल डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए। इसका आंसर या तो हाँ हो सकता है या ना हो सकता है कि हाँ उस नेशन के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसका आंसर ना भी हो सकता है कि नहीं, उस नेशन के पास उतनी क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो कि उस वेल डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। अगर तो आपका आंसर हाँ है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि उस वेल डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा कि ठीक है रिसोर्सेज तो हैं लेकिन अब मुझे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है। पहले क्या माना जाता था कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है फटाफट से उनको यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, लेकिन बाद में जैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आया तो ये क्या हो गया कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे आपके पास पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आपने उनको जुडिशियसली सस्टेनेबल यूज करना है ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। अगर आपका आंसर ना था कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो कि मेरे वेल डिफाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या खड़ा होगा कि जो रिसोर्सेज कम है उनको ऑगमेंट कैसे किया जाए, उनको बढ़ाया कैसे जाए, उनको उस लेवल पर कैसे लेके जाया जाए जितना लेवल हमें चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसके क्या आंसर बनते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, नेशन के पास नहीं है, तो या तो मैं इंटरनली प्रोड्यूस करूंगा या मैं बाहर से बोरो करूंगा, राइट। तो जो मैंने एग्जांपल आपके साथ पहले लिया था कि मुझे 200 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर की सड़क बनानी है, ये मेरा बन गया वेल डिफाइंड गोल। उसके बाद मैंने रिसोर्सेज देखे कि यार मुझे इसके लिए 4-5 तरह के रिसोर्सेज चाहिए, मुझे 200 करोड़ रुपए का तो पैसा चाहिए, मुझे 200 लोगों की लेबर चाहिए, मुझे एक इसके लिए जो है टेक्निकली भी मुझे ये पता होना चाहिए कि जो रोड है वो ले कैसे होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी से जो रोड है वो ले कैसे होती है, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। मैंने असेसमेंट करी किया मेरे पास ये चीजें तो अवेलेबल नहीं है, मेरे पास जो 200 करोड़ मुझे चाहिए मेरे पास 100 करोड़ अवेलेबल है एग्जांपल, तो 100 करोड़ अब मैं क्या सोचूंगा कि जो 100 करोड़ मेरे पास डेफिसिट बच रहा है मैं वो कहां से बोरो करूं, क्या मुझे वर्ल्ड बैंक लोन देगा, क्या मैं मार्केट से रेस करूं। तो ये वाली चीज आ जाती है कि उन आप ऑगमेंट जो डेफिशिएंट रिसोर्सेज हैं उनको आप ऑगमेंट कैसे करोगे। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग का, स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ द गोल, दैट इज यू हैव टू डिफाइन द गोल कि मुझे क्या अचीव करना है, और उस गोल को डिफाइन करते हुए आपको यह भी देखना है कि वो गोल कौन डिसाइड कर रहा है, वो गोल कैसे डिसाइड हो रहा है, वो किस चीज के लिए डिसाइड हो रहा है, क्या पूरी इकोनॉमी के लिए हो रहा है या पार्ट के लिए हो रहा है। उसके बाद उस गोल्स के लिए मुझे क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल है तो यूज कैसे करने हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको मुझे पैदा या ऑगमेंट कैसे करना है, राइट। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पिछला जो स्लाइड थी वो तो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग स्पेसिफिक थी, अब मैं एक जनरल प्लानिंग के लिए ये चीजें आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि गोल कैसे सेट किया जाता है, कौन सेट करता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज करो हमने एक बहुत वेल डिफाइंड गोल सेट किया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है 2 सालों के अंदर। तो मेरा जो गोल है वो एक बहुत ही वेल डिफाइंड गोल है, टाइम बाउंड गोल है कि मुझे क्या बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। मुझे कितना टाइम में बनना है, मुझे 2 साल में बनना है। तो मैंने क्या गोल सेट कर दिया कि टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इन 2 years, ये आपका बन गया एक टाइम बाउंड डेफिनेट टारगेट। ये गोल किसने सेट किया, ये गोल मैंने खुद सेट किया, राइट कि मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैंने सेट किया कि मैंने अपने लाइफ में क्या करना है, मैंने सेट कर लिया कि यार मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है अगले 2 साल के अंदर। अब ये गोल मैंने कैसे सेट किया, ये गोल मैंने 3 चीजों से सेट किया। मैंने अपने पेरेंट्स से कंसल्ट किया, उनका एडवाइजरी रोल है, मेरे हाथ में ही सारी पावर है, मेरे हाथ में ही अथॉरिटी है। मैंने अपने पेरेंट्स से एक एडवाइजरी तौर पे उनसे एडवाइस ले ली कि मुझे क्या ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अपनी एडवाइस दे दी। मैंने अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट कर लिया, उनका भी एडवाइजरी रोल है। उसके बाद मैंने अपने लिए एक आईएएस ऑफिसर बनने के प्रोज एंड कॉन्स को वे भी कर लिया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी मैंने तो आईएएस ऑफिसर ही बनना है और 2 साल के अंदर ही बनना है। एक बहुत क्लियरली डिफाइंड आपका गोल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था इस चार्ट के अकॉर्डिंग, आपका गोल तो डिफाइन हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, असेसमेंट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी कि यार आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 2 साल के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए। सपोज मुझे टाइम चाहिए, मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूं कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए और मुझे पैसा चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। अब मैंने ये देखा कि ये चीजें तो मुझे चाहिए, लेकिन क्या ये चीजें मेरे पास है। हाँ, टाइम मैंने देखा मेरे पास टाइम है, स्टडी मटेरियल हाँ मेरे पास है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। अगर मेरे पास पैसा कोचिंग ज्वाइन करने के लिए नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, मैं ये देखूंगा कि जो मेरे पास डेफिसिट पैसा है या जो मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है वो पैसा मैं कहां से रेस करूं, कहां से मांगू। मे बी मैं अपने फ्रेंड से बोरो कर लूं। तो ये बेसिकली आपका क्या बना, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ही तो बना
कि आपने एक गोल डिसाइड किया था कुछ बेसिस पे, उस गोल के फिर आपने रिसोर्सेज देखे, फिर आपने देखा कि वो रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने देखा कि उन रिसोर्सेज को मैं कहां से उठाऊं, कहां से ऑगमेंट करूं, कहां से उनको मैं अचीव करूं, कहां से अपने पास लेकर आऊं, ताकि मेरा जो गोल है वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर अचीव हो जाए, राइट। तो यही चीज है जो प्लानिंग के अंदर होती है। यहां पर एक सिंपल एग्जांपल लिया, इकोनॉमिक प्लानिंग में, देश की प्लानिंग में भी यही चीजें होती हैं। पहले गोल सेट होता है, उसके बाद असेसमेंट होती है रिसोर्सेज की, अगर रिसोर्सेज पूरे पड़ते हैं तो वेल एंड गुड, अगर रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ते तो देखा जाता है कि उन रिसोर्सेज को हमने कहां से गैदर करना है, कहां से इकट्ठा करना है, ताकि हमारा गोल जो है वो एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर हमसे अचीव हो जाए। दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं कि जो गोल सेट करने से पहले यह पता होना चाहिए कि गोल सेट कौन करेगा, गोल सेट कैसे होगा और गोल सेट किसके लिए किया जाएगा, कौन सी बॉडी करेगी, वो बॉडी जो गोल सेट करेगी वो कैसे सेट करेगी, और वो किस स्फीयर ऑफ द इकोनॉमी के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए या किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए वो गोल को सेट करेगी। ये चीजें भी पहले डिसाइड करनी जरूरी है गोल से पहले, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपने पहले देख ली, जो चार्ट था इसी चीज को हमने अप्लाई किया आईएएस ऑफिसर वाले एग्जाम्पल के अंदर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि हमने ये तो समझ लिया कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, लेकिन जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो अलग अलग उसके कई सारी टर्म्स हैं, राइट। बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफरेंट तरीके से बाइफरकेट किया गया, टर्मिनोलॉजीज बनाई गई हैं। और ये मैंने आपको पहली स्लाइड के अंदर ही बताया था कि प्रैक्टिकल पहले हुआ, थ्योरी बाद में बनी। बहुत सारे नेशंस प्लानिंग पहले से कर रहे थे, रीजनल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे सेंट्रलाइज्ड हो, चाहे डिसेंट्रलाइज्ड हो, वो सब कुछ पहले से ही हो रहा था। उस प्लानिंग वाले प्रोसेस को स्टडी करते हुए बाद में थ्योरिस्ट ने ये सारी टर्मिनोलॉजीज बनाई कि अच्छा जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो तो नेशनल प्लानिंग बोली जाएगी, जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो तो रीजनल लेवल प्लानिंग बोली जाएगी, जो आपने करी है वो तो सेंट्रलाइज बोली जाएगी। इसलिए प्लानिंग के साथ जो एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज हैं वो डेवलप हुई हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, थ्योरी से प्रैक्टिस नहीं हुआ है, प्रैक्टिस से थ्योरी बाद में बनी है। तो हम अगर प्लानिंग की बाइफरकेशन करें, इनके टर्मिनोलॉजीज को समझें, तो जो पहली बाइफरकेशन बनती है प्लानिंग की वो बनती है बेस्ड ऑन लेवल्स। और ये वाली बाइफरकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछी भी जा सकती है। अगर हम लेवल्स के बेसिस पे बाइफरकेट करें तो हमारे पास दो तरह की प्लानिंग बनती है। या तो प्लानिंग आपकी रीजनल लेवल के ऊपर हो रही होगी, या आपकी प्लानिंग कहां पर हो रही होगी, नेशनल लेवल के ऊपर। अगर हम इस चार्ट को देखें तो मतलब जो आपके ये वाला क्वेश्चन है कि विल गोल्स बी सेट फॉर द एंटायर इकोनॉमी और फॉर अ पार्ट ऑफ इट, तो इस वाले क्वेश्चन को क्या आंसर कर रहा है कि या तो रीजन के लिए वो गोल सेट हो रहे होंगे, या पूरे के पूरे नेशन के लिए या नेशनल लेवल के ऊपर वो गोल्स सेट हो रहे होंगे, जो कि पूरी इकोनॉमी के लिए गोल्स होंगे। तो जो रीजनल लेवल प्लानिंग है वो यूएसए के अंदर स्टार्ट हुई थी। अब अगेन मैं आपको ये चीज रिमाइंड करवा रहा हूं कि यूएसए ने ये बोल के नहीं स्टार्ट की थी प्लानिंग कि हम तो रीजनल प्लानिंग कर रहे हैं। यूएसए ने तो प्लानिंग कर दी, लेकिन बाद में थ्योरिस्ट ने कहा कि अच्छा जो आपने प्लानिंग की थी वो तो रीजनल प्लानिंग थी, या नेशनल प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि पहले प्रैक्टिस हुई बाद में थ्योरी बनी। तो जो रीजनल लेवल प्लानिंग है उसको हम बोलते हैं कि यूएसए ने स्टार्ट की थी, उसने बनाई थी एक बॉडी टेनेसी वैली अथॉरिटी, राइट। तो टेनेसी वैली अथॉरिटी जो बनी थी एक अथॉरिटी, उसने क्या किया था, ये 1916 में बनी थी। इसका काम था लार्ज स्केल रिहैबिलिटेशन करना इन द साउथ ईस्टर्न यूएसए, जो कि 7 स्टेट्स कवर करती थी, राइट। तो इन जो टीवीए बनी थी, इसने रीजनल लेवल प्लानिंग किस कंटेक्स्ट में की थी, किन कामों के लिए की थी, फ्लड कंट्रोल, सॉइल कंजर्वेशन एक्सेट्रा, राइट। तो जो रीजनल लेवल प्लानिंग होती है वो क्या होती है, वो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए की जाती है, वो पूरे नेशन के लिए नहीं हो रही है, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए नहीं हो रही है, वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए हो रही है। और ये प्लानिंग आपके सामने लिखा हुआ है कि यूएसए ने की थी पहले स्टार्ट 1916 में, जब उसने टीवीए बनाई थी। इंडिया के अंदर भी रीजनल लेवल प्लानिंग हुई है, जैसे कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनी, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी नेशन के अंदर नेशनल लेवल प्लानिंग हो रही है तो वहां पर रीजनल लेवल प्लानिंग नहीं हो सकती, या कहीं पर अगर रीजनल लेवल प्लानिंग हो रही है तो वहां पर नेशनल लेवल प्लानिंग नहीं हो सकती, दोनों भी साथ में कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इंडिया के अंदर भी जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनी, तो वो भी तो उसी एरिया के लिए बनी, तो वो भी तो स्पेसिफिक रीजन के लिए थी, तो वो भी हम रीजनल लेवल प्लानिंग ही कहेंगे। इंडिया की दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को हम रीजनल प्लानिंग का एग्जांपल ही उसको बोला जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेशनल लेवल प्लानिंग के ऊपर। अब नेशनल लेवल प्लानिंग के अंदर क्या हो रहा है, नाम के अंदर ही है कि जो ये वाला क्वेश्चन है कि विल द गोल्स बी सेट फॉर द एंटायर इकोनॉमी और फॉर अ पार्ट ऑफ इट, यहां पर नेशनल लेवल प्लानिंग क्या बोलेगी कि जो गोल्स हैं वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए सेट होंगे, पूरे नेशन के लिए सेट होंगे, एक पार्ट के लिए सेट नहीं होंगे, क्योंकि एक पार्ट की प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, रीजनल लेवल प्लानिंग। तो नेशनल लेवल प्लानिंग के अंदर क्या होगा कि पूरे नेशन के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए गोल सेट होंगे। और सोवियत यूनियन था
जिसने नेशनल लेवल प्लानिंग सबसे पहले स्टार्ट की थी अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ 1928 टू 1933, राइट। तो जो जोसेफ स्टालिन थे आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इन्होंने ये चीज स्टार्ट करवाई थी कि नेशनल प्लानिंग रशिया के अंदर होगी या सोवियत यूनियन के अंदर होगी। उस टाइम पर वो सोवियत यूनियन था और उन्होंने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था 1928 से 1933। और आपको एक ये टर्म याद रखनी है, गॉस प्लान। गॉस प्लान क्या था? ये जिस तरह इंडिया में प्लानिंग कमीशन था, वैसे रशिया के अंदर या सोवियत यूनियन के अंदर था स्टेट प्लानिंग कमिटी, जिसको बोला गया था रशियन के अंदर गॉस प्लान, राइट। तो गॉस प्लान आपको टर्म याद होनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, विल द गोल्स बी सेट फॉर द एंटायर इकोनॉमी और फॉर अ पार्ट ऑफ इट, ये जो रीजन लेवल प्लानिंग है उसके अंदर इसका आंसर निकलता है कि जो गोल सेट होंगे वो रीजन के लिए सेट होंगे। लेकिन इसका आंसर नेशनल के अंदर क्या निकलता है, नेशनल लेवल प्लानिंग के अंदर, कि जो गोल सेट होंगे वो पूरी इकोनॉमी के लिए या पूरे नेशन के लिए ही सेट होंगे, एक स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं सेट होंगे, पूरे नेशन एज अ होल के लिए गोल्स सेट किए जाएंगे। अब जो नेशनल प्लानिंग है, हमने ये तो समझ लिया कि यहां पर क्या होता है, गोल्स जो है पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे नेशन के लिए सेट होते हैं। अब नेशनल प्लानिंग के दो टाइप्स हैं, एक है इंपेरेटिव प्लानिंग और एक है इंडिकेटिव प्लानिंग, राइट। इंपेरेटिव प्लानिंग में क्या होता है? इंपेरेटिव प्लानिंग में ये होता है कि जो गोल्स है वो पूरी इकोनॉमी के लिए सेट किए जाते हैं, बिकॉज टाइप ऑफ नेशनल प्लानिंग ही है, लेकिन यहां पर सारी की सारी जो रिसोर्सेज हैं उनको सेंट्रलाइज कर लिया जाता है। तो इंपेरेटिव प्लानिंग इज जनरली फॉलोड बाय द स्टेट इकोनॉमीज, दे कैन बी सोशलिस्ट, दे कैन बी कम्युनिस्ट। आज के टाइम में इंपेरेटिव प्लानिंग कोई नहीं कर रहा, वो अलग बात है, लेकिन जब हम पुरानी बात देखें तो जब सोशलिस्ट इकोनॉमीज थी, सोवियत यूनियन था, पहले वाला चाइना था कम्युनिस्ट, राइट, तब सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमीज दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। तो जो वो प्लानिंग प्रोसेस फॉलो करते थे नेशनल लेवल का, उसको इंपेरेटिव प्लानिंग बोला जाता था। इंपेरेटिव प्लानिंग को हम डायरेक्टिव प्लानिंग भी बोलते हैं और टारगेट प्लानिंग भी बोलते हैं। इसके आगे आपको जो जानना है वो ये है कि जो इंपेरेटिव प्लानिंग है वो टाइप ऑफ नेशनल प्लानिंग है, राइट। नेशनल प्लानिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जो टारगेट्स हैं, जो ओवरऑल आपके गोल्स हैं, वो पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे नेशन के लिए सेट किए जा रहे हैं। और वो कहां सेट किए जा रहे हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमीज के अंदर और कम्युनिस्ट इकोनॉमीज के अंदर। लेकिन अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमीज के अंदर वो गोल सेटअप करते हैं या वो टास्क हम डेजिग्नेट करते हैं कि ये पूरी इकोनॉमी के लिए हमने करने हैं, तो उसमें क्या देखा गया था प्रैक्टिकली कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो तो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन लेबर सेंट्रलाइज्ड नहीं है, राइट। इकोनॉमिक डिसीजन सेंट्रलाइज्ड है, सारे के सारे जो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज हैं वो भी सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन लेबर सेंट्रलाइज्ड नहीं है। और कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर सारे रिसोर्सेज सेंट्रलाइज्ड है इंक्लूडिंग लेबर। तो इंपेरेटिव प्लानिंग की दो टाइप्स बन जाती हैं कि एक तो सोशलिस्ट सिस्टम में जो देखी गई और दूसरी जो कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर देखी गई। अगेन यहां पर यह पॉइंट गौर करने वाला है कि पहले प्रैक्टिकल हुआ, बाद में थ्योरी हुई। थ्योरिस्ट ने देखा कि यार सोशलिस्ट सिस्टम में क्या हो रहा है कि वहां पर भी कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन लेबर को नहीं किया हुआ सेंट्रलाइज्ड। लेकिन कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, वहां पर भी कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है और लेबर को भी सेंट्रलाइज किया गया है। तो दोनों में ही इंपेरेटिव प्लानिंग तो हो रही है। इंपेरेटिव प्लानिंग का मतलब कि जो स्टेट इकोनॉमीज फॉलो कर रही है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसलिए इंपेरेटिव प्लानिंग के दो टाइप्स बना दिए बाद में थ्योरिस्ट ने, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल, जो उन्होंने देखा कि सोशलिस्ट में तो अलग हो रहा है और कम्युनिस्ट में तो अलग हो रहा है। और जो इकोनॉमीज ऐसी प्लानिंग फॉलो करती हैं, इंपेरेटिव प्लानिंग फॉलो करती हैं, उनको कमांड इकोनॉमीज कहा जाता है और उनको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज भी कहा जाता है। तो जो सोवियत यूनियन था उसको कमांड इकोनॉमी कहेंगे, जो कम्युनिस्ट चाइना था उसको भी कमांड इकोनॉमी कहेंगे या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहेंगे। मैं इस चीज को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि जो नेशनल प्लानिंग है उसके अंदर जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं, वो पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे नेशन के लिए सेट किए जाते हैं। अगर वो जो गोल सेट हो रहे हैं वो सोशलिस्ट सिस्टम में हो रहे हैं, तो ये देखा गया कि सारे इकोनॉमिक डिसीजन सेंट्रलाइज्ड हैं और सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको स्टेट ओन कर रही है, लेकिन लेबर को स्टेट ओन नहीं कर रही। कम्युनिस्ट सिस्टम में देखा गया कि जो सारे इकोनॉमिक डिसीजन हैं वो सेंट्रलाइज्ड है और सारे रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लेबर वो सेंट्रलाइज्ड है, वो ओन्ड है बाय द स्टेट, राइट। उसके बाद सेकेंड एक जो हमारे पास टाइप ऑफ प्लानिंग आती है वो आती है इंडिकेटिव प्लानिंग, राइट। इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर क्या होता है, ये भी टाइप ऑफ नेशनल प्लानिंग ही है। नेशनल प्लानिंग के अंदर बहुत हमने क्लियरली देखा कि जो गोल्स हैं वो पूरी इकोनॉमी के लिए सेट किए जाते हैं। इंडिकेटिव प्लानिंग में भी जो गोल्स हैं वो पूरी इकोनॉमी के लिए ही सेट किए जाते हैं। लेकिन इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर क्या चीज है कि जो आपके एज अपोज टू इंपेरेटिव प्लानिंग, कि इंपेरेटिव प्लानिंग के अंदर सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रही है, ओन कर रही है स्टेट, लेकिन इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ स्टेट भी ओन कर रही है, लेकिन मार्केट को खत्म नहीं किया जा रहा। इंपेरेटिव प्लानिंग के अंदर हम कहते हैं कि मार्केट को खत्म कर देंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज को स्टेट ऑक्यूपाई कर लेगी, स्टेट ओन कर लेगी। लेकिन इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमीज होंगी, जिसके अंदर की स्टेट भी कुछ रिसोर्सेज को ओन करेगी और मार्केट भी कुछ रिसोर्सेज को ओन करेगी। मतलब मार्केट सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, जो कि इंपेरेटिव प्लानिंग के अंदर किया जाता था,
राइट। तो जो इंडिकेटिव प्लानिंग होगी वो मार्केट को डिस्करेज नहीं करेगी, वो मार्केट के साथ काम करेगी, मार्केट सिस्टम को बंद नहीं करेगी, मार्केट सिस्टम भी एग्जिस्ट करेगा और आपकी गवर्नमेंट या स्टेट भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों साथ में चलेंगे और प्लानिंग करेंगे पूरे के पूरे नेशन के लिए, क्योंकि इंपेरेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग दोनों ही नेशनल प्लानिंग है और नेशनल प्लानिंग के अंदर जो गोल सेट होते हैं वो पूरे नेशन के लिए सेट किए जाते हैं, राइट। तो अगर हम इंपेरेटिव प्लानिंग के फीचर्स देखें तो उसमें क्या होगा, इंपेरेटिव प्लानिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेल डिफाइंड गोल्स मिलेंगे, वेल डिफाइंड टारगेट्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल टारगेट्स दिए जाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और आपके इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर भी न्यूमेरिकल टारगेट्स दिए जाएंगे। फर्क क्या रहेगा कि इंपेरेटिव प्लानिंग के अंदर क्योंकि स्टेट ओन कर रही है रिसोर्सेज, सोशलिस्ट में सारे रिसोर्सेज स्टेट ओन कर रही है लेबर के अलावा, और कम्युनिस्ट में सारे के सारे इंक्लूडिंग लेबर आपकी स्टेट ओन कर रही है। क्योंकि इंपेरेटिव के अंदर स्टेट ओन करती है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, इसलिए उन न्यूमेरिकल टारगेट्स को अचीव करना ज्यादा आसान रहेगा, बिकॉज एक ही बंदे के पास या एक ही अथॉरिटी के पास सारी की सारी पावर होगी उन रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की, राइट। तीसरा जो इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है एज अपोज टू इंडिकेटिव प्लानिंग, वो इंपेरेटिव प्लानिंग का क्या है कि यहां पर मार्केट का कोई रोल नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो रोल है। तो सारे के सारे रिसोर्सेज ओन भी स्टेट कर रही है, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी स्टेट कर रही है, जो प्रोडक्शन है वो भी स्टेट के थ्रू हो रही है। तो जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हु विल प्रोड्यूस, कैसे एलोकेट होंगे, सारे जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो स्टेट ले रही है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंपेरेटिव प्लानिंग में नहीं है, राइट। आज के दौर में अगर हम देखें तो कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जो प्योरली इंपेरेटिव प्लानिंग पे फोकस कर रही हो या इसको फॉलो कर रही हो, बिकॉज जो पहले बिल्कुल इकोनॉमिक्स थी जो इंपेरेटिव प्लानिंग कर रही थी, जैसा यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, कम्युनिस्ट चाइना ने भी ओपन डोर पॉलिसी ले आया, और जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद या उससे पहले इनफैक्ट उसने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट कर दिए थे, जिसको हमने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का नाम दिया जाता है। रशियन के अंदर पेरेस्ट्रोइका का जो मतलब है वो है रिस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट का जो मतलब है दैट इज ओपननेस। तो कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो हार्डकोर इंपेरेटिव प्लानिंग को फॉलो करे। अब क्या हो गया है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज है भी हैं उनमें मार्केट सोशलिज्म आ गया है। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी के थ्रू मार्केट सोशलिज्म को एम्ब्रेस किया और यूएसएसआर ने पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट के थ्रू मार्केट सोशलिज्म को एम्ब्रेस किया। तो जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन पहले ऑलमोस्ट निल थी वो अब आ गई है, रशिया के अंदर भी आ गई है, चाइना के अंदर भी आ गई है। तो अब क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमीज बन गई हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इकोनॉमी सोशलिज्म की तरफ लीन कर रही है, लेकिन कोई भी प्योर सोशलिस्टिक इकोनॉमी नहीं बची है। मार्केट सोशलिज्म हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमीज बन गई हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है वो इंपेरेटिव से इंडिकेटिव की तरफ शिफ्ट हो गई है उन इकोनॉमीज के अंदर भी जो पहले बिल्कुल प्योर इंपेरेटिव प्लानिंग करते थे, राइट। इंडिकेटिव प्लानिंग हमने पहले देख लिया कि जो इंडिकेटिव प्लानिंग है वो भी एक तरह की नेशनल प्लानिंग है, मतलब जो गोल्स हैं वो पूरी इकोनॉमी के लिए सेट होंगे। इसके अंदर बस फर्क ये होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे स्टेट ओन नहीं करेगी, मार्केट का भी रोल होगा, मार्केट और स्टेट दोनों मिलके उन गोल्स को अचीव करेंगे, राइट। मोनेट प्लान बनाया गया था फ्रांस के द्वारा, जिसको सिनोनिमस माना जाता है इंडिकेटिव प्लानिंग के साथ। तो फ्रांस ने स्टार्ट किया था इंडिकेटिव प्लानिंग। अगेन मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कि फ्रांस ने इंडिकेटिव प्लानिंग बोल के स्टार्ट नहीं की थी कि हम इंडिकेटिव कर रहे हैं, ये पहले प्रैक्टिकल हो गया था। ये थ्योरी बाद में बनी कि जो आप प्लानिंग कर रहे हो फ्रांस वालों, आप इंडिकेटिव प्लानिंग कर रहे हो, ये थ्योरी बाद में बनी है। तो जो मोनेट प्लान ऑफ फ्रांस बनाया था वो जो प्लान था दैट हैज नाउ बिकम सिनोनिमस विद इंडिकेटिव प्लान या इंडिकेटिव प्लानिंग, की जो उन्होंने प्लानिंग की थी दैट वाज इंडिकेटिव। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, फ्रांस ने अपने प्लान के अंदर कुछ जो सेक्टर्स हैं उनको रिजर्व कर लिया था फॉर द गवर्नमेंट और बाकियों के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन ले आए थे। तो यही तो इंडिकेटिव प्लानिंग होती है कि कुछ जो पार्ट है वो स्टेट पूरा कर रही है और कुछ जो पार्ट है वो मार्केट पूरा कर रही है। तो स्टेट और मार्केट दोनों हार्मनी में चलते हैं, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और वो गोल्स किस लेवल पे सेट हो रहे हैं, पूरे नेशन के लिए सेट हो रहे हैं, बिकॉज ये इंडिकेटिव प्लानिंग भी नेशनल प्लानिंग का ही एक सब टाइप है, राइट। तो ये चीज हमने इस चीज में बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि भाई ये होती क्या। अब नेक्स्ट जो लेवल है प्लानिंग का या जो नेक्स्ट बाइफर्केशन है प्लानिंग की, दैट इज बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ प्लानिंग, कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है या पार्शियल प्लानिंग है। ये कहीं ना कहीं आपकी नेशनल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग के साथ ही लिंक्ड है। कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होगा, ये टारगेट सेट करेगा ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स या सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए, लेकिन जो पार्शियल प्लान होगा वो सेट करेगा टारगेट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स या सब सेक्टर के लिए, राइट। तो जो ये वाला क्वेश्चन है कि विल द गोल्स बी सेट फॉर द एंटायर इकोनॉमी और अ पार्ट ऑफ इट, तो इसके अंदर अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बात करें, इसके अंदर पूरे नेशन के लिए प्लान सेट होंगे या जो टारगेट है वो सेट होंगे, गोल सेट होंगे। अगर हम पार्शियल की बात करें तो इसके अंदर पार्शियल सेक्टर्स के लिए या कुछ ही सेक्टर्स के लिए गोल सेट होंगे। तो आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को नेशनल प्लानिंग के साथ और पार्शियल को रीजनल प्लानिंग के साथ भी इक्वेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जो बाइफर्केशन है दैट इज बेस्ड ऑन द डोमेन्स।
तो अगर आप इकोनॉमी के लिए प्लान करो दैट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, अगर आप हाउस के लिए प्लान करो दैट विल बी कॉल्ड हाउसिंग प्लानिंग, अगर आप एक अर्बन एरिया के लिए प्लान करो दैट विल बी कॉल्ड अर्बन प्लानिंग, अगर आप इन्वायरमेंट के लिए प्लान करो दैट विल बी कॉल्ड इन्वायरमेंटल प्लानिंग। तो नेशनल प्लानिंग जब आप करते हो उसके नीचे कुछ सब डोमेन्स बन जाती हैं, बिकॉज नेशनल प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप पूरे नेशन के लिए प्लान कर रहे हो, लेकिन नेशन के अंदर तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सोशल प्लानिंग भी करनी है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग भी करनी है, इकोनॉमिक प्लानिंग भी करनी है, रूरल प्लानिंग भी करनी है, अर्बन प्लानिंग भी करनी है। तो बेसिकली डोमेन वाइज वो चीजें स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये जो बाइफर्केशन है प्लानिंग की बेस्ड ऑन डोमेन, ये कई तरह की हो सकती हैं जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है। इकोनॉमिक प्लानिंग हो सकती है, सोशल प्लानिंग हो सकती है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन है प्लानिंग की, दैट इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, कि या आपकी प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या होता है, इसको हम टॉप डाउन प्लानिंग बोलते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को हम बॉटम अप प्लानिंग बोलते हैं। नाम ही क्लियर है, सेंट्रलाइज्ड में क्या होगा, टॉप डाउन, मतलब ऊपर से चीज स्टार्ट होगी और नीचे को जाएगी, ऊपर प्लान बनेगा वो नीचे नीचे को जाएगा, ना कि डिसेंट्रलाइज की तरह जहां पर पहले विलेज लेवल पे प्लान बनेगा, फिर वो ब्लॉक लेवल पे इंटीग्रेट होगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटीग्रेट होगा, फिर सब डिस्ट्रिक्ट्स का स्टेट लेवल के ऊपर इंटीग्रेट होगा, फिर वो सारा जो स्टेट्स हैं जितने भी स्टेट्स एक नेशन में है उसका प्लान जाके नेशनल लेवल पे इंटीग्रेट होगा। ये है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड में क्या है कि ऊपर से ये एक प्लान बनेगा नेशनल लेवल के ऊपर और वो जाके नीचे विलेज लेवल तक इंप्लीमेंट होगा। डिसेंट्रलाइज्ड में नीचे विलेज से स्टार्ट हो रहे हैं और ऊपर की तरफ नेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब बॉटम अप अप्रोच है, और सेंट्रलाइज्ड में टॉप डाउन अप्रोच है। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि वन साइज फिट्स ऑल वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, कि एक ही प्लान बनाया उसको पूरे नेशन पे इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन जो जरूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिफरेंट रीजन्स के, डिफरेंट विलेजेस के, डिफरेंट ब्लॉक्स के, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट हो सकते हैं। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच तो नहीं होनी चाहिए, एक बिल्कुल ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि अलग अलग रीजन्स की जिनकी अलग अलग नीड्स हैं, पिक्यूलियर उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको स्टडी पहले करना चाहिए, उसके बेसिस पर वहां पर कोई प्लान इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के अंदर ये दिक्कत हो जाती है कि अगर आप टॉप डाउन चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वन साइज फिट्स ऑल वाले ट्रैप के अंदर फंस जाते हो। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होगा कि बिल्कुल ही विलेज लेवल से वो प्लान स्टार्ट हुआ है, ऊपर ऊपर को इंटीग्रेट होता हुआ वो नेशन की तरफ गया है। तो विलेज पे जो जिसने प्लान बनाया है वो विलेज की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो वहां के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि इस विलेज के अंदर क्या जरूरतें हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आगे आने वाले टाइम में इस विलेज को चाहिए। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी वो कहीं ना कहीं उन लोकल नीड्स को, लोकल रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रखेगी और धीरे धीरे ऊपर को इंटीग्रेट करेगी। इसलिए डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग है वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से दूर हो जाती है, वो कस्टमाइज्ड अप्रोच बन जाती है, राइट। तो सेंट्रलाइज को हम बोलते हैं टॉप डाउन और डिसेंट्रलाइज को हम बोलते हैं बॉटम अप प्लानिंग, राइट। तो यहां पर अगेन मैं इस चीज को आपको रिवाइज करवा दूं कि जो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है वो आपका इन कुछ स्टेप से बना हुआ है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो गोल सेट करेगा इकोनॉमी के लिए वो कौन सेट करेगा। नंबर 2 आपको यह देखना है कि जो गोल सेट होंगे वो कैसे सेट होंगे, क्या वो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से होंगे, क्या वो सेंट्रलाइज्ड मैनर में होंगे, क्या वो डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में होंगे। उसके बाद जो गोल सेट होंगे क्या वो पूरे इकोनॉमी के लिए होंगे या उसके एक पार्ट के लिए होंगे। जब आप ये चीजें डिसाइड कर लेते हो उसके बाद आप उसका इकोनॉमी के लिए, रीजन के लिए एक कुछ गोल सेट करते हो जो कि वेल डिफाइंड होते हैं। एक बार आपने गोल सेट कर लिए उसके बाद आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए इसकी असेसमेंट करते हो। अगर तो वो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हो कि ठीक है मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है, मैं इसको यूटिलाइज कैसे करूंगा। अगर वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस स्टेप की तरफ आते हो, नो वाली साइड की तरफ, कि ठीक है जो मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उसको मैं कैसे प्राप्त करूंगा, कैसे ऑगमेंट करूंगा, क्या इंटरनली करूंगा या एक्सटर्नली करूंगा, राइट। एक और चीज है जो बाइफर्केशन है प्लानिंग की, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्लानिंग। ये है फॉर्मल प्लानिंग एंड इनफॉर्मल प्लानिंग। फॉर्मल प्लानिंग में क्या होगा कि जो भी आपने प्लान बनाया वो राइटिंग के अंदर होगा, वो रिटर्न के अंदर होगा, बिल्कुल फॉर्मलाइज्ड होगा कि ये हमारे टारगेट्स हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, इस रीजन के लिए हमने प्लानिंग करी है और इतने टाइम में हमने इस चीज को अचीव करना है। तो मतलब जो फॉर्मल चीज होगी वो ऑफिशियल होगी, वो रिकॉग्नाइज्ड होगी और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट कि भाई ये चीज हमने डिसाइड कर ली थी कि हमने ये चीज अचीव करनी है, इतने टाइम में हमने इसको नोट भी कर दी है, ऑफिशियल गजट में निकाल भी दी है, पब्लिकेशन भी कर दी है, राइट। इनफॉर्मल जो प्लान होता है वो हवा के अंदर होते हैं, वो राइटिंग के अंदर नहीं होते हैं, तो ये बस कंसीव किए जाते हैं मन के अंदर, ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो या ना हो इसकी भी गारंटी हमारे पास नहीं रहती। तो ये जो होंगे ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। ये तभी इफेक्टिव हो पाएंगे इनफॉर्मल प्लान्स अगर जो हमने प्लान बनाया है वो बहुत छोटा सा प्लान है, अगर उसके अंदर जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो बहुत ईजी है और नंबर ऑफ एक्शंस जो है वो कम है। इसलिए जो नेशनल लेवल की प्लानिंग होती है या रीजनल लेवल की प्लानिंग होती है, अगर रीजन बड़ा हो वो फॉर्मल प्लानिंग ही होनी चाहिए, बिकॉज वो ऑफिशियल होती है, उसमें टारगेट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो मन के अंदर कहानियां नहीं होती हैं, राइट। उसके बाद एक और बाइफर्केशन है प्लानिंग की, दैट इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग आपकी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, प्लानिंग आपकी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग को हम बोलते हैं टैक्टिकल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक
प्लानिंग। तो जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है उसके अंदर क्या होगा, इमीडिएट फ्यूचर की प्लानिंग होगी और उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको ही मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग की जाएगी। वो रिसोर्सेज नहीं लिए जाएंगे जो कि शायद आने वाले टाइम में या लॉन्ग टर्म के अंदर आ सकते हैं या उठाए जा सकते हैं कहीं और से, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। इसमें वही रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे जो बिल्कुल मुझे पता है कि मेरे सामने पड़े हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर क्या होगा, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, कि मैं क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा हूं तो मैं उन रिसोर्सेज को भी कंसिडर कर सकता हूं जो कि शायद आज मेरे पास नहीं है लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं उन तक पहुंच सकता हूं, उनको हासिल कर सकता हूं, राइट। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपकी स्ट्रेटेजिक और शॉर्ट टर्म प्लानिंग है आपकी टैक्टिकल प्लानिंग। उसके बाद एक लास्ट बाइफर्केशन है, ये है सिस्टम्स प्लानिंग एंड नॉर्मेटिव प्लानिंग। सिस्टम प्लानिंग में क्या होता है कि इस तरह की प्लानिंग के अंदर सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डायमेंशंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता या बहुत कम दिया जाता है। प्लानिंग तो की जाती है लेकिन कास्ट का इफेक्ट, क्रीड का इफेक्ट, जेंडर का, रिलीजन का, इन चीजों के ऊपर जो प्लानिंग का जो एम्फोसिस है इन चीजों के ऊपर नहीं रहता। लेकिन नॉर्मेटिव प्लानिंग में क्या होता है, सोशियो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो सिस्टम्स प्लानिंग में क्या होगा कि आप टारगेट्स तो सेट कर दोगे लेकिन आप उनका इंपैक्ट कास्ट के ऊपर, उनका इंपैक्ट क्रीड के ऊपर, उनका इंपैक्ट रिलीजन के ऊपर, मैरिज के ऊपर, फैमिली के ऊपर, रीजन के ऊपर, उसको कंसीडर बहुत कम करोगे। लेकिन नॉर्मेटिव प्लानिंग के अंदर आप इन चीजों को दिमाग में रखते हुए ही प्लान बनाओगे, गोल्स बनाओगे, टारगेट्स बनाओगे। बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे ने भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये चीज नोट की है कि जब तक कोई भी स्कीम जो गवर्नमेंट रन कर रही है, कोई प्रोग्राम जो गवर्नमेंट रन कर रही है, जब तक कि वो स्कीम प्रोग्राम हमारे कस्टम्स के साथ, हमारे ट्रेडिशंस के साथ, हमारे ईथॉस के साथ कनेक्ट नहीं करता, तब तक उसकी उस प्लान की या उस प्रोग्राम की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती है। अगर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती है तो ऐसा प्रोग्राम, ऐसी स्कीम अल्टीमेटली फेल ही करेगी, राइट। इसलिए जो नॉर्मेटिव प्लानिंग है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यहां पर डाइवर्स कास्ट है, डाइवर्स यहां पर रीजन्स हैं, रिलीजन्स भी बहुत ज्यादा है, लैंग्वेजेस भी बहुत ज्यादा है। तो उन सब के साथ जो प्रोग्राम गवर्नमेंट या स्कीम को गवर्नमेंट बना रही है वो उनके ईथॉस के साथ, लोगों के कल्चर के साथ, लोगों के रिलीजन के साथ बिल्कुल हिट करनी चाहिए, इन टैंडम आ जानी चाहिए, ताकि उस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े और वो जो प्रोग्राम और स्कीम है वो बिल्कुल सही चले और सक्सेसफुल हो। नीति आयोग के आने से, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने, नीति आयोग के आने से इंडियन प्लानिंग का नॉर्मेटिव कैरेक्टर स्ट्रेंथन हुआ है। कैसे, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि नीति आयोग के आने से कैसे इंडियन प्लानिंग का नॉर्मेटिव कैरेक्टर स्ट्रेंथन हो गया। ये पहले नॉर्मेटिव कैरेक्टर बहुत वीक था इंडियन प्लानिंग का, नीति आयोग के आने से कैसे ये चीज स्ट्रेंथन हो गई है, राइट। अब हमने ये देख लिया कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग कौन सी है। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया में प्लानिंग कब स्टार्ट हुई और कौन से ऐसे प्लान्स इंडिया के सामने प्रेजेंट किए गए, इंडिया के अंदर बने, जो इंप्लीमेंट हुए या इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो हम इस चीज को स्टडी करने के लिए प्लानिंग इन इंडिया को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक है प्री इंडिपेंडेंस प्लानिंग यानी कि 1947 से पहले, और दूसरी है पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग यानी कि 1947 के बाद। तो जो इंडिया के आजादी से पहले भी हमें यह नहीं समझना कि इंडिया में प्लानिंग नहीं होती थी, या जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जो लोग हैं, उनके दिमाग में प्लानिंग दूर दूर तक नहीं थी। यह जरूर ट्रू है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उन प्लान्स को इंप्लीमेंट नहीं करती थी, जो इंडियन जो लोग थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो उनको बना के देते थे कि इंडिया के अंदर ये चीज होनी चाहिए। वो उस चीज को स्टडी नहीं करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले वो उस चीज पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर प्लानिंग के ऊपर चर्चा या उसके ऊपर पेपर्स या उसके ऊपर बुक्स 1947 से पहले रिलीज नहीं होती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिनके अंदर ये प्लान्स आए। आपको इनके बारे में एक एक दो लाइंस ही जाननी है, मैंने इनको समराइज कर दिया है एक ही स्लाइड के अंदर। तो सोवियत यूनियन ने नेशनल प्लानिंग अडॉप्ट की थी, मैंने आपको पहले ही बताया, 1928 के अंदर, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हो गया था। अब 1928 में इंडिया तो आजाद नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस हुआ। इंडिया के जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स, वो सोवियत यूनियन की प्लानिंग से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस हुए, बिकॉज हमारे भी सोशलिस्ट लीडर्स बहुत सारे थे। उन्होंने देखा कि सोवियत यूनियन ने नेशनल प्लानिंग अडॉप्ट करी है, 5 ईयर प्लान स्टार्ट करे हैं, तो वहां इंडिया के अंदर भी डिबेट होनी स्टार्ट हुई, इंडिया के अंदर भी कुछ एक्टिविटी बढ़ी कि इंडिया की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, राइट। तो जो इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिनकी सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन थी, वो सोवियत यूनियन के आइडिया से, नेशनल प्लानिंग के आइडिया से काफी ज्यादा इंफ्लुएंस हुए, और इंडियंस ने भी अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में सोचना स्टार्ट किया। विश्वेश्वराया प्लान है जिसको हम फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोलते हैं। विश्वेश्वराया जी ने एक बुक लिखी,
प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो कि 1934 में पब्लिश हुई थी, इन्होंने अपने प्लान में क्या एम्फसाइज किया? इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर एम्फोसिस होना चाहिए, एग्रीकल्चर से लेबर को धीरे धीरे मूव करना चाहिए टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज, और इंडिया को अपनी नेशनल इनकम को 10 साल के अंदर यानी कि 1 डेकेड के अंदर डबल कर लेना चाहिए। ये विश्वेश्वरैया प्लान के मेन पॉइंट्स थे। आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस, शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज एंड डबलिंग द नेशनल इनकम इन 1 डेकेड। स्पेशली ये पॉइंट की इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर एम्फोसिस। उसके बाद जो FICCI है, फिकी है, उसने भी एक प्रपोजल प्रेजेंट किया 1934 में। ये बेसिकली है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। तो 1934 में इन्होंने एक प्रपोजल दिया। इन्होंने क्या कहा कि एक ऐसी बॉडी बननी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये एक हाई पावर्ड कमेटी होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा देश है, पूरे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए प्लानिंग को हमें एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी चाहिए, एक हाई पावर्ड बॉडी चाहिए। फिकी ने कहा कि उस बॉडी को एक प्रपोज करो, बनाओ, सेटअप करो, उसका नाम होना चाहिए नेशनल प्लानिंग कमेटी। और जो अनडाइल्यूटेड लेजे फेयर वाला टाइम है कि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन ना हो, स्टेट की कोई इंटरवेंशन ना हो, वो दिन जा चुके हैं। आप याद रखिए कि ये प्रपोजल था 1934 में, और ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था दुनिया के अंदर 1929 में। ऑब्वियसली ग्रेट डिप्रेशन के आने से मार्केट की तरफ जितना भी प्यार था गवर्नमेंट्स का, स्टेट्स का, वो प्यार खत्म हो चुका था, राइट। तो 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, उससे हमें ये समझ में आया, या लोगों को ये लगा, नेशंस को, कि यार मार्केट को अगर बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए, बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चीजें छोड़ दिए जाए, तो ये चीज डिजास्टर भी बन सकती है, जो कि ग्रेट डिप्रेशन ने प्रूव किया, राइट। तो न्यू डील स्टार्ट कर दी गई थी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट द्वारा यूएसए के अंदर। इस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ही कितना ज्यादा बुरा हाल यूएसए के अंदर हुआ कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक नया प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए, और साथ में सोवियत यूनियन ने अपना 1928 के अंदर पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च कर ही दिया था। तो जो फिकी वाला प्रपोजल था वो इन इवेंट्स के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बिकॉज वो प्रपोजल इनसे इन्फ्लुएंस हुआ कि भाई लेजे फेयर वाले दिन जो है वो बिल्कुल चले गए हैं। गवर्नमेंट को एक्टिवली एक रोल प्ले करना चाहिए, स्टेट को एक रोल प्ले करना चाहिए, एक हाई पावर्ड कमेटी बननी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए नेशनल प्लानिंग कमेटी, और इस कमेटी को पूरे नेशन की प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान बना वो बना बॉम्बे प्लान। ये बना 1944-1945 में। इस प्लान के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर स्पेशल एम्फोसिस होना चाहिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन की होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना चाहिए। तो सिर्फ कैपिटल गुड्स और बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं, बल्कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना चाहिए, लेकिन फोकस किस पे होना चाहिए? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। सेकंड इन्होंने पॉइंट कहा कि एग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। जमींदारी सिस्टम है, ये सब जो मिडलमैन बीच में है बिटवीन द फार्मर एंड द स्टेट, इनको अबॉलिश करना चाहिए। एग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, मिनिमम प्राइस कुछ मिलनी चाहिए प्रोड्यूस के लिए। मीडियम स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी प्रमोशन होनी चाहिए, और स्टेट को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। तो इनके जो प्रपोजल था बॉम्बे प्लान का, वो भी कहीं ना कहीं फिकी के साथ इन सिंक है। उन्होंने भी कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, इन्होंने भी कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। उन्होंने भी कहा कि स्टेट का एक एक्टिव रोल होना चाहिए, बॉम्बे प्लान ने भी बोला कि स्टेट का एक्टिव रोल होना चाहिए। उसके बाद एक बिल्कुल इसके अपोजिट प्लान बना गांधीयन प्लान 1944 में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बीमारी है, इंडस्ट्रीज एक बीमारी है, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस होना चाहिए, कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस होना चाहिए, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगाना, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए ज्यादा, राइट। एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, विलेजेस अपने आप में सफिशिएंट होने चाहिए। यह था गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड प्लान, जो कि अपोज करता था फिकी वाले प्लान को और बॉम्बे वाले प्लान को, राइट। उसके बाद एक प्लान बना पीपल्स प्लान, और यह भी बेस्ड था मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के ऊपर। इसने सबसे बड़ा पॉइंट सबके सामने क्या रखा कि भाई जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं लोगों की, वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। तो सोशलिस्ट लीनिंग जो इंडियन प्लानिंग की बनी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो एट्रीब्यूट की जाती है पीपल्स प्लान ऑफ 1945 को। एक और प्लान था सर्वोदया प्लान 1950 में। तो जो विनोबा भावे का जो प्रिंसिपल है सर्वोदया, ये उसके ऊपर बेस्ड था कि एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्री बेस्ड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर, सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट विलेजेस पे फोकस होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो जो फिकी है, जो बॉम्बे प्लान है, वो सेंट्रलाइज्ड प्लान की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है कि स्टेट का एक्टिव रोल होना चाहिए। जो आपका सर्वोदया प्लान है, गांधीयन प्लान है, वो डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए, विलेजेस को हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, एग्रीकल्चर को पे हमें बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स कुछ प्लान्स के मिलते हैं, और कुछ पॉइंट्स के अंदर ये प्लान्स बिल्कुल आपस में अपोज हैं, 180 डिग्री खड़े हैं। तो ये सब चीजें बनी थी आपकी इंडिपेंडेंस से पहले, राइट।
उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, 1947 में देश आजाद हो गया। तो जो भी पहले वार्तालाप हुआ, जो भी पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई प्लानिंग को लेके, उसके बेसिस पर प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया इन मार्च 1950, बिकॉज हमने नेशनल लेवल प्लानिंग अडॉप्ट करी। हमने जो हमने पहले स्टडी किया स्लाइड्स के अंदर, नेशनल प्लानिंग कि जो गोल सेट होंगे, टारगेट सेट होंगे, वो पूरी इकोनॉमी के लिए सेट होंगे, वो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी सेट करेगी। तो प्लानिंग कमीशन जो एक बॉडी है उसको बनाया गया मार्च 1950 में। ये बॉडी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी। तो ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन्ड है कि प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, और ना ही किसी एक्ट में मेंशन था पार्लियामेंट की कि प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, राइट। तो इसके जो कुछ फीचर्स हैं प्लानिंग कमीशन के, वो जाने जरूरी हैं। ऑल्दो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दी है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ चीजें जाननी इस बॉडी के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, ये कब सेटअप हुई थी? ये मार्च 1950 में सेटअप हुई थी। क्यों सेटअप हुई थी? ये इसलिए सेटअप हुई थी टू कैरी आउट प्लानिंग फॉर द होल इकोनॉमी एट द नेशनल लेवल, मतलब नेशनल प्लानिंग स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग कमीशन वाली बॉडी हमारी बनाएगी। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल थी? नहीं। क्या स्टैट्यूटरी थी? नहीं। क्या एडवाइजरी बॉडी थी? यस, इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज आल्सो एन ऑटोनॉमस बॉडी एंटाइटल्ड टू हैव इट्स ओन व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो ये बॉडी एक ऑटोनॉमस बॉडी थी कि कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो ऐसे विषय हैं जो नेशन के अंदर हैं, उनके ऊपर अपना एक व्यू बनाओ और उसको प्रेजेंट करो बिफोर द गवर्नमेंट। प्लस ये बॉडी प्लानिंग कमीशन यूनियन कैबिनेट के साथ लिंक्ड थी। कैसे? एक तो जो इसके डिमांड फॉर ग्रांट्स थे वो यूनियन कैबिनेट के साथ ही डिमांड फॉर ग्रांट्स इसके मिलते थे अकॉर्डिंग टू द बजट, राइट। ये टेक्निकल बॉडी भी थी जिसके अंदर एक्सपर्ट्स थे, प्रोफेशनल्स थे। इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। कैसे? बिकॉज इसके चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है तो ऑब्वियसली इस बॉडी के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होंगी, राइट। उसके बाद बनाई गई 1952 के अंदर एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये क्यों बनाई? इसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं पहले, इसकी जो कंपोजिशन है वो चीज देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर थे इसके चेयरमैन, सीएम्स थे सारे स्टेट्स के, और मेंबर्स थे प्लानिंग कमीशन के। अब सीएम स्टेट्स के क्यों डाले? अब आपने जो प्लानिंग कमीशन बनाया वो आपने बनाया कि नेशनल लेवल प्लानिंग होगी, लेकिन प्लान जो है वो दिल्ली में तो इंप्लीमेंट होना नहीं है। उस प्लान इंप्लीमेंट कहां पर होना है? राज्यों के अंदर होना है, स्टेट्स के अंदर होना है। अब स्टेट्स के जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो कौन है? सीएम्स हैं। तो जब तक आपके सीएम्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे तब तक आप उस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे कर लोगे, राइट। इसलिए एनडीसी बनाई गई कि जो भी प्लान बनता है उसको अल्टीमेटली इंप्लीमेंट तो राज्यों के अंदर ही होना है। तो राज्य के जो अध्यक्ष हैं, जो सीएम्स हैं, उनका ऑन बोर्ड होना, उनके साथ डिस्कशन होना, उनके साथ डेलिब्रेशन होना, उनका कंसेंसस बनना बहुत जरूरी है उस प्लान के लिए जो कि प्लानिंग कमीशन बनाएगी, और अल्टीमेटली वो राज्यों के अंदर इंप्लीमेंट होगा, राइट। इसलिए ये बॉडी बनाएगी एनडीसी कि भाई एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाए, पीएम भी हो, सीएम्स भी हो, मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन भी हो, आपस में डिस्कस करें और जो प्लान तैयार किया गया है उसके ऊपर सीएम्स भी अपना फीडबैक दें और अल्टीमेटली वो प्लान अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए राज्यों के अंदर। 1967 ऑनवर्ड्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इस एनडीसी की कंपोजिशन को कुछ चेंज किया गया। पहले इसमें कौन थे? पीएम थे, सीएम्स थे सारी स्टेट्स के, और प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स थे। अब इनमें कौन हो गया? अब भी इसमें पीएम रहे जो कि चेयरमैन थे। अब सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूड कर लिए गए, सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज को इंक्लूड कर लिया गया, और मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, राइट। और कोई यूनियन मिनिस्टर अपार्ट फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्टर भी इनवाइट किए जा सकते थे एनडीसी के अंदर, प्लस स्टेट के मिनिस्टर्स भी इनवाइट किए जा सकते थे एनडीसी के अंदर इस चेंज के बाद। तो 1967 ऑनवर्ड्स इसकी जो कंपोजिशन थी वो और ब्रॉड कर दी गई, यूटीज को भी इंक्लूड कर लिया गया और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर जो कि पहले भी इसके अंदर थे। उसके बाद जो 2015 में बॉडी बनी वो बनी नीति आयोग, और उसने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। तो ये तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो प्लानिंग रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, देन एनडीसी एंड देन नीति आयोग। अब हमने एनडीसी के बारे में कंपोजिशन तो पढ़ ली। एनडीसी का काम क्या था? मैंने आपको पहले बताया कि जो आपने प्लानिंग कमीशन ने बनाया है उसने राज्यों में इंप्लीमेंट होना है। उसके लिए क्या होगा कि जो सीएम्स हैं स्टेट्स के उनको ऑन बोर्ड आना बहुत जरूरी है। तो एनडीसी का फंक्शन क्या था? पहला, टू कंसीडर द प्रपोजल्स फॉर्मुलेटेड फॉर प्लान्स एट ऑल इंपॉर्टेंट स्टेजेस एंड एक्सेप्ट देम। जो प्रपोजल्स प्लानिंग कमीशन प्रेजेंट कर रही है प्लान्स के लिए उसको डिस्कस करना, कंसीडर करना, उनको एक्सेप्ट करना। टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो प्लान है एक बार हमने बना के छोड़ नहीं देना, इंप्लीमेंट करना है, तो उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लान कैसा वर्क कर रहा है। तो प्लानिंग कमीशन उसको मॉनिटरिंग उसकी करती थी, लेकिन एनडीसी के अंदर डेलिब्रेशन होती थी कि भाई प्लान जो हमने बनाया था वो कैसा चल रहा है, उसकी रिव्यू
करना एनडीसी का काम था। प्लस तीसरा काम क्या था, टू कंसिडर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग द नेशनल डेवलपमेंट, प्लस टू रेकमेंड मेजर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द एम्स एंड टारगेट सेट आउट इन द नेशनल प्लान। कि आपने एम्स और टारगेट सेट आउट कर दिए, आपने नेशनल प्लान बना दिया, वेल डिफाइंड गोल्स कर दिए, कैसे उसको हम अचीव करें, क्या मेजर्स हम लगाएं, ये भी डेलिब्रेट करना एनडीसी का काम था। तो जो प्लान्स थे वो फॉर्मुलेट कौन करता था, प्लानिंग कमीशन। उनको अप्रूव कौन करता था, एनडीसी, राइट। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग कमीशन ऑल दो प्लान बनाता था लेकिन उसको अप्रूव करने का काम था एनडीसी के पास। एक बार एनडीसी ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद वो प्रेजेंट होता था बिफोर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। एक बार वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट हो गया तो अब उस प्लान को नेशनल कैरेक्टर मिल गया, और प्लान को मिल गया इसलिए प्लानिंग कमीशन को भी एक नेशनल कैरेक्टर मिल गया, राइट। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने बहुत सारी थ्योरी देख ली, अब देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं इस वाले टॉपिक से जिसकी हमने थ्योरी डिस्कस करी है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2002 में पूछा था यूपीएससी ने कि 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। हमने अभी देखा पीछे कि प्लान अप्रूव कौन करता था, एनडीसी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या बना, एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो प्लानिंग कमीशन प्लान फॉर्मुलेट करता था, एनडीसी उसको अप्रूव करता था, यूनियन कैबिनेट नहीं, प्रेसिडेंट नहीं। एनडीसी वो बॉडी थी जो प्लान को, जो प्लानिंग कमीशन बनाती थी उसको अप्रूव करती थी, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द एनडीसी। ये 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था। प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स। आपने अभी क्लियरली पीछे देखा कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन तो उसके मेंबर नहीं है, पीएम मेंबर है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स मेंबर है और सीएम्स ऑफ द स्टेट्स भी इसके मेंबर है। तो करेक्ट आंसर क्या बना, 1, 3 एंड 4 ओनली, यानी कि ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहां पर प्लानिंग में इसलिए डाल दिया बिकॉज मेरे से फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिस हो गया था। ये क्वेश्चन ऑल्दो आपका फर्स्ट 2 चैप्टर्स का ही है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हमने सेकंड लेक्चर में की थी। तो ये इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज ड्यू टू, हमने स्टडी किया था, मैं आपको दिखा देता हूं इसका आंसर। इसका जो थ्योरी है कि हमने डिपेंडेंसी रेशो से कहानी स्टार्ट करी थी और हमने उसको एंड किया था डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। तो डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है कि जो डिपेंडेंट्स हैं यानी कि 15 साल से कम वाले लोग और 64 साल से ऊपर वाले लोग, उनको हमने रखना है न्यूमिरेटर में और नीचे हमने रखना है जो लोग 15 से 64 साल के बीच में है। तो 15 से 64 साल के जो बीच में लोग हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो अगर आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और आपके डिपेंडेंट्स कम है, ये इससे हमें पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर सकती है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर इंडिया रिगार्ड किया गया है एज अ कंट्री जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा पॉपुलेशन है इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स, यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2015 में आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को रिप्लेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस व्हाट, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, 2015 में पूछा गया था। उसके बाद ये जो अगले 5 क्वेश्चंस हैं, राइट, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एक स्पेसिफिक प्लान्स के अंदर कुछ लैंडमार्क इवेंट्स के ऊपर पूछे गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान्स, अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद लोअर एम्फोसिस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज एंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर begins in which plan, 4th plan, 6th plan, 8th plan, 10th plan. अगला क्वेश्चन, consider the following statements regarding Indian planning. The second 5-year plan emphasized on the establishment of heavy industries. The third 5-year plan introduced the concept of import substitution as a strategy for industrialization. आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये 2009 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग विच 5-year plan was the emergency clamped, न्यू इलेक्शंस टुक प्लेस एंड द जनता पार्टी वाज इलेक्टेड। ये 2009 में पूछा गया था कि थर्ड प्लान में हुआ था, फोर्थ में हुआ था, फिफ्थ में हुआ था या सिक्स्थ में हुआ था। 8th क्वेश्चन, विच one of the following 5-year plans recognized human development as the core of all developmental efforts? ये 95 का क्वेश्चन है। क्या थर्ड ने किया था, क्या फिफ्थ ने किया था, क्या सिक्स्थ ने किया था या 8th ने किया था? Question number 9. Inclusive growth as enunciated in the 11th 5-year plan does not include which of the following? Reduction of poverty, extension of employment, strengthening of capital market, reduction of gender inequality. एक लास्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year plan is, ये 2014 में पूछा गया था कि 12वें प्लान का जो कि लास्ट प्लान था हमारा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन? वाज इट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ? वाज इट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? और वाज इट फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ? तो जो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने अभी आपको आंसर नहीं बताया, ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लान के
इवेंट के ऊपर बेस्ड है कि उस प्लान के अंदर हुआ क्या था, थर्ड प्लान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, फोर्थ प्लान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। तो हमें यह स्टडी करना बहुत जरूरी है कि जो इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बने 1 से लेकर 12, उनके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स उनके क्या क्या हैं। आपको सारे फीचर्स तो नहीं याद रखने, मैंने कुछ फीचर्स अंडरलाइन कर दिए हैं। जो फीचर्स अंडरलाइंड है आपको इनके ऊपर खास ध्यान रखना है, बिकॉज क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि यार ये चीज हुई थी कौन से प्लान में हुई थी, राइट। तो आपको ये कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। फर्स्ट प्लान जो इंडिया का था वो था 1951 से 1956 के अंदर, और ये जो प्लान था इट फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। इट वाज बेस्ड ऑन हैरट-दुमार मॉडल। तो जो हैरट-दुमार मॉडल है इसका बेसिक सा मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड ग्रोथ। तो जो पहले प्लान ने फोकस किया वो एग्रीकल्चर पे किया, प्राइस स्टेबिलिटी पे किया, पावर पे किया, ट्रांसपोर्ट पे किया, और इस प्लान को हम सक्सेसफुल प्लान मानते हैं बिकॉज हमारे टारगेट ग्रोथ का क्या रखा था हमने 2.1% और अचीव कितना कर लिया 3.6%, राइट। तो पहला प्लान है, इसके बारे में आपको ये 2-3 पॉइंट्स पता होने जरूरी हैं। सेकंड प्लान के बारे में पहला पॉइंट पता होना ये जरूरी है कि ये पीसी महालनोबिस ने बनाया था। इस प्लान को महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान ने फोकस किया ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ताकि कैपिटल गुड्स बने, उनसे फर्दर प्रोडक्शन हो सके और इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो ये प्लान था 1956 से 61 में। टारगेट ग्रोथ थी 4.5 और एक्चुअल ग्रोथ हमारी कितनी हुई 4.3%। उसके बाद थर्ड प्लान आया 1961 से 1966 के बीच में। इस दौरान आप जानते हैं इंडिया के साथ कुछ बुरी चीजें हुई। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो गया, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो गया। तो जो ये प्लान था थर्ड प्लान, इसने एम किया कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, इंडिया को सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना है। एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी दी गई टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, राइट। तो जो ये प्लान था ये बहुत ज्यादा फेल किया। क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्सेज डाइवर्ट हो गए टुवर्ड्स वॉर, बिकॉज 1962 में चाइनीज एग्रेशन हुई और 1965 में इंडो पाक वॉर भी देखने को मिला। क्योंकि हमारी बुरे हाल यहां पर हो गए थे, एक तो कंट्री का मोरल डाउन था और दूसरा बहुत ज्यादा पैसा डाइवर्ट हो गया था टुवर्ड्स वॉर, इसलिए अगला प्लान लॉन्च नहीं हो सका और इसको हम बोलते हैं प्लान हॉलिडे। यानी कि 66 से जो अगला प्लान स्टार्ट होना था वो नहीं स्टार्ट हुआ। हमारे पास निकले 3 एनुअल प्लान्स 1966 से 1969, तो इसको हम बोलते हैं प्लान हॉलिडे, राइट। तो 3 एनुअल प्लान्स बने। यहां पर क्या हुआ, एक नई एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी बनाई गई जिसमें कि क्या हुआ, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स यानी कि HYV सीड्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल एंड सॉइल कंजर्वेशन। और इसी दौरान इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली व्हीट एंड राइस की काफी ज्यादा इंक्रीज करी और इसको हमने बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम भी दिया। तो वो इसी दौरान इस प्लान हॉलिडे के दौरान वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की गई थी। प्रोडक्शन एनहांसमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, जो बाद में जाके ग्रीन रेवोल्यूशन बना। फोर्थ प्लान जो हमारा स्टार्ट होना था 66 में, वो जाकर स्टार्ट हुआ 1969 के अंदर और ये चला 1974 तक। यहां पर जो टारगेट था, जो ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का, दैट वाज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो जो बार बार सेल्फ रिलायंस वाला जो गोल है वो प्लान के अंदर देखने को हमें मिलता है इनिशियल प्लान्स के अंदर, राइट। तो 7th प्लान तक टू बी स्पेसिफिक जो सेल्फ रिलायंस वाला गोल है वो हमने काफी शिद्दत से उस चीज को प्लान के अंदर डाला, लेकिन बाद में 7th प्लान के बाद हमने इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ओपन अप करने की तरफ विचार करना स्टार्ट किया, राइट। तो जो 4th प्लान में मेन एम्फोसिस था वो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के ऊपर इसका था। फैमिली प्रोग्राम्स प्लानिंग के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी कई सारे इस प्लान के दौरान इंप्लीमेंट किए गए। उसके बाद जो 5th प्लान आया वो था इंदिरा गांधी का दौर। तो 1974 से 1979 तो जो ये प्लान था वो आया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन के साथ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ अगेन सेल्फ रिलायंस। तो आप देख रहे हैं कि बार बार सेल्फ रिलायंस वाली चीज हर प्लान के अंदर आ रही है, राइट। उसके बाद रोलिंग प्लान बना 1978 से 1980 बिकॉज इंदिरा गांधी जी हार गए थे, उनके जगह पे जनता गवर्नमेंट आई थी, लेकिन वो भी बहुत साल टिक नहीं पाई, 2 साल के अंदर ही वो गवर्नमेंट भी गिर गई और अगेन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। तो उन्होंने इस वाले प्लान को 1978 ऑनवर्ड्स जो 6th प्लान जनता गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उसको रोलिंग प्लान के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो 1978 से 1980 वाला टाइम क्या बना, रोलिंग प्लान वाला टाइम बन गया। उसके बाद जो 6th प्लान लॉन्च हुआ दैट वाज 1980 टू 1985। इस प्लान को कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। टारगेट ग्रोथ क्या थी 5.2% और एक्चुअल ग्रोथ क्या हुई 5.7%। 7th प्लान में जो फोकस रहा दैट वाज ऑन फूड, ऑन वर्क एंड प्रोडक्टिविटी और इसका टाइम क्या था 1985 से 1990, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च होने से पहले। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि 1991 में आई थी उससे पहले लेटेस्ट प्लान कौन सा था, वो था 7th प्लान, राइट। तो जो
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई, वो किस प्लान के दौरान आई? दैट केम ड्यूरिंग द 8th प्लान। तो आपको ये दो चीजें भी याद रखनी है। और जो ये आपका 7th प्लान था, ये बहुत अच्छा रहा। टारगेट ग्रोथ था आपका 5%, एक्चुअल ग्रोथ हुई आपकी 6%। तो जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था 3-4% का ग्रोथ, उस ग्रोथ से इंडिया बाहर आया और इंडिया ने 6% ग्रोथ अचीव की बहुत ही लंबे टाइम के बाद। उसके बाद आपका आया 8th प्लान। 8th प्लान आपका पोस्टपोन किया गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर, और ये बना 1992 से 97 पे। तो यहां पर क्या हो गया था, इंडिया का बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, इंडिया के पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बचे थे, इसलिए इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और फिस्कल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च किए अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री पीवी नरसिम्हा राव। तो ये वो प्लान है 8th प्लान जहां पर ये सब चीजें लॉन्च करी गई, आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद 9th प्लान में क्या हुआ, 97 से 2002 जो टारगेट हमारा था वो था 6.5%, और जो एक्चुअल ग्रोथ हुई दैट वाज 5.4%। जो इसका मेन फोकस था प्लान का, दैट वाज ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो ग्रोथ तो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन सोशल जस्टिस मतलब उस ग्रोथ की डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव ग्रोथ वाली चीज यहां पर कहीं ना कहीं हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज सोशल जस्टिस और इक्वालिटी वाली टर्म अलॉन्ग विद ग्रोथ हमने इस प्लान के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड करी है। 10th प्लान से मॉनिटरेबल टारगेट्स रखने स्टार्ट किए प्लानिंग कमीशन ने। मॉनिटरेबल टारगेट्स का मतलब कि कुछ ऐसे टारगेट्स रखे जाएंगे मिनिस्ट्री वाइज जिनको उन मिनिस्ट्रीज ने अचीव करना है। प्लस इसका काफी क्रिटिसिज्म भी ये हुआ था कि प्लानिंग कमीशन पहले ही सुपर कैबिनेट के नाम से जानी जाती थी, अब वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी कंट्रोल करेगी, बिकॉज मॉनिटरेबल टारगेट सेट किसने किए? प्लानिंग कमीशन ने। उसको मॉनिटर कौन करेगा? प्लानिंग कमीशन। उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा? सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन को आंसरेबल होंगी कि आपने जो टारगेट हमें दिया था या प्लानिंग कमीशन ने जो हमने टारगेट बनाया था, आप उसको अचीव क्यों नहीं कर पाए, राइट? तो ये चीज 10th प्लान में स्टार्ट हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट है कि मॉनिटरेबल टारगेट्स कौन से प्लान से स्टार्ट हुए थे। ये 10th प्लान से स्टार्ट हुए थे, जो कि 2002 से 2007 के बीच में चला। टारगेट ग्रोथ था 8% और अचीव हमने किया इंडिया ने 7.6%। 11th प्लान के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया इन द प्लान टाइटल। तो इस प्लान का टाइटल था 11th प्लान का टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। टारगेट ग्रोथ था 9% और एक्चुअल ग्रोथ था 8%। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हमने पीछे छोड़े थे 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि हमने प्लान्स के बारे में पढ़ लिया कि किस प्लान के अंदर कौन सी लैंडमार्क इवेंट हुई थी। तो कौन से प्लान में यह हुआ था कि a shift was there in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure। ये आपका 6th प्लान के अंदर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था, इट एम्फसाइज्ड ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ये आपने देखा कि ये महालनोबिस प्लान था, इसके अंदर हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एज अ स्ट्रेटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ये चीज थर्ड प्लान में नहीं बल्कि 4th प्लान में देखी गई थी, इसलिए इसका आंसर बना 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद कौन सी 5 ईयर प्लान के दौरान इमरजेंसी लगा दी गई थी और नए इलेक्शंस हुए और जनता पार्टी पावर में आई? ये आपका हुआ था 5th प्लान के अंदर। उस टाइम पे इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी और उसके बाद इलेक्शंस हारे थे और जनता पार्टी आपकी पावर के अंदर आई थी। कौन से प्लान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट को कोर माना गया? आपके डेवलपमेंटल एफर्ट्स का ये माना गया था 8th 5 ईयर प्लान के अंदर। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ जो 11th 5 ईयर प्लान के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई, उसको उस इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर क्या चीज नहीं आती? ऑब्वियसली रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आएगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आएंगी, जेंडर इनइक्वालिटी कम करना इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आएगी। तो आप एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि कैपिटल मार्केट की स्ट्रेंथनिंग का लिंक इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ डायरेक्टली नहीं बनता। पॉवर्टी का बनता है, इंप्लॉयमेंट का बनता है, जेंडर इनइक्वालिटी का बनता है, लेकिन कैपिटल मार्केट का नहीं बनता। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने देखा कि 11th 5 ईयर प्लान के अंदर क्या था, टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान के अंदर क्या हुआ कि इंक्लूसिव ग्रोथ तो करनी है, लेकिन फास्टर सस्टेनेबल तरीके से करनी है। फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। पहले 5 क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं प्लानिंग के, उससे रिलेट करते करते हम प्लानिंग कमीशन पर आए, एनडीसी पर आए और क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए जो पहले 5 थे। उसके बाद जो अगले 5 क्वेश्चंस थे, देवर बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग सर्टेन प्लान्स। तो आपको फर्स्ट से लेके
12th 5 ईयर प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पता होने चाहिए जो मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाए, प्लस जो क्वेश्चंस के अंदर थे। ऑल्दो ये लास्ट के 5 क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस है कि किस प्लान में क्या हुआ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा तो नहीं। इसलिए आपको मोटी मोटी इवेंट्स याद रखनी है। उसके बाहर अगर कोई इवेंट आ जाए और आपको उसके बारे में पता ना हो तो आपने वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छोड़ना ही उस क्वेश्चन को बेटर रहेगा, राइट। बिकॉज प्लान डॉक्यूमेंट्स अगर आप पढ़ोगे तो एक एक प्लान डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बहुत सारी उसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो आपको याद शायद करनी पड़ेंगी कि उस प्लान के अंदर क्या क्या सोचा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्योंकि प्लानिंग भी नहीं रही है, 12th 5 ईयर प्लान के बाद प्लान भी नहीं बना है, प्लानिंग कमीशन भी नहीं रहा है, इसलिए हम उम्मीद यही रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आए कि जो फैक्चुअल हो कि किस प्लान में क्या हुआ था। लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड कुछ चीजें आप याद कर लेना जो मैंने आपके लिए अंडरलाइन करके उन स्लाइड्स के अंदर दी हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए प्लीज विजिट आवर साइट civilstaff.com and you can also solve these 10 questions in a quiz format on our site civilstaff.com. Thank you so much and happy learning.